The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। ऐसा नहीं कि केंद्र की मोदी सरकार अप्रवासी मजदूरों को सीधे कैश ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती थी, मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि किसी स्तर पर भी अप्रवासी मजदूरों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। सरकार के पास केवल 28 लाख मजदूरों का ही डाटाबेस था जो विभिन्न राज्यों के रिलीफ कैंप में क्वारंटाइन होने दाखिल हुए, पर एक अनुमान के मुताबिक देश भर में तकरीबन 8 करोड़ मजदूर हैं जो अपने राज्यों से निकलकर शहरों में काम कर रहे हैं। आंकड़ों और नाम पता, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड इत्यादि की जानकारी नहीं होने की वजह से ये संभव नहीं हो सका। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज का ऐलान किया तो उसमें अप्रवासी मजदूरों के लिए कैश देने का उल्लेख नहीं किया जा सका। सूत्रों ने बताया कि मजदूरों का डाटाबेस अब पूरी तरह तैयार करने का मैकेनिज्म केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में चल रहा है। एक मजदूरों की केवल पूरी जानकारी ही नहीं बल्कि उनकी आवाजाही, कामकाज, ठिकाना और मौजूदा स्थिति पर भी नज़र रखने का इंतजाम हो रहा है। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी भविष्य में ना हो। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। इन सब के बीच प्रवासी मजदूरों का अपने अपने गांवों और जिलों में लौटना भी जारी है। 3 मई के बाद से राज्यों में संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कई मामले प्रवासियों से हैं। उन राज्यों में भी संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं जहां तक संक्रमण बहुत नियमित था। सड़क के रास्ते पैदल चलकर, ट्रकों, ट्रॉलियों में लदकर कितने मजदूर प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं उनका सटीक आंकड़ा तो नहीं है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए भी बस की भी व्यवस्था की है। एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ये फैसला सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने को मजबूर हो चुके प्रवासियों के लिए राहत की खबर है, वहीं प्रवासी मजदूरों की वापसी से उनके गृह राज्य में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड जैसे कई राज्यों में प्रवासियों की वापसी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। बड़े शहरों से अपने गृह राज्य और गांवों को लौटने वाले कई लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मई महीने की शुरुआत से बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के जितने मामले सामने आए हैं उनमें से 70% मामले प्रवासी मजदूरों से संबंधित हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों में से 95% से ज़्यादा प्रवासी मजदूर अपने घर गांव लौटना चाहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह आंकड़े भूमि और वन अधिकार संगठन एकता परिषद का द्वारा एक सर्वेक्षण के बाद जारी किए गए हैं। एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने 20 मई 2020 तक विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए 31,423 प्रवासियों से बातचीत की। इसके बाद ये आंकड़े जारी किए गए। एकता परिषद के इस सर्वेक्षण में केवल 5% प्रवासियों ने कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में वापस लौटना चाहेंगे। इसके अलावा सर्वे में पाया गया कि औसतन हर परिवार के पास 4 से 5 दिन का ही राशन उपलब्ध था और उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। लगभग 86% प्रवासियों ने कहा कि वे अपने आजीविका और जीवन के प्रति अनिश्चित हैं। जिन प्रवासियों से बात की उनमें 52.95% पुरुष, 25.95% महिलाएं और 21.46% बच्चे थे। इनमें ज़्यादातर प्रवासी मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा और असम से हैं, जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के 2 महीने बीतने और सरकारों द्वारा प्रवासियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के दावों के बीच लगभग 65% प्रवासियों को यह नहीं पता है कि वो कैसे अपने गांव तक पहुंचेंगे और उनका कितना खर्चा आएगा। एकता परिषद के सर्वेक्षण में शामिल कुल प्रवासियों में लगभग 37% दिहाड़ी मजदूर, 30% औद्योगिक मजदूर और 26% खेतीहर मजदूर और 7% घरेलू कामगार, होटल, कॉरपोरेट, इलेक्ट्रीशियन और अन्य जैसे मजदूर शामिल थे। कोविड-19 महामारी और इसके बाद लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राज्य सरकारों को यह नहीं पता इन प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी है और वे एक दूसरे राज्य में कैसे आ जाएंगे।
एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक रमेश शर्मा ने कहा कि आदर्श स्थिति यह है कि प्रत्येक राज्य के श्रम विभाग को इनका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड या तो उपलब्ध नहीं है या वे अधूरे और अपर्याप्त हैं, जिनसे सही तस्वीर नहीं दिखती। वो कहते हैं यही कारण है कि ज़्यादातर प्रवासी सरकार की खाद्य राहत और नकदी हस्तांतरण योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इस दवा के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में पहली पंक्ति में खड़े कोरोना योद्धाओं को अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जाएगी। सरकार ने शुक्रवार को एक संशोधित परामर्श जारी कर गैर कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, निरुद्ध क्षेत्रों में निगरानी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने संबंधी गतिविधि में शामिल अर्धसैनिक बलों पुलिस कर्मियों को रोग निरोधक दवा के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। इससे पहले जारी परामर्श में किए गए उल्लेख के अनुसार कोविड-19 को फैलने से रोकने व इसका इलाज करने में शामिल बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संक्रमित लोगों के घरों में संपर्क में आए लोगों में संक्रमण के खिलाफ इस दवा का इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई। हालांकि आईसीएमआर द्वारा जारी संशोधित परामर्श में आगाह किया गया है कि दवा लेने वाले व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एकदम सुरक्षित हो गया है। संशोधित परामर्श के अनुसार एनआईवी पुणे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जांच में यह पाया गया कि इससे संक्रमण की दर कम होती है। इसमें कहा गया कि यह दवा उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो नज़र कमजोर करने वाली रेटिना संबंधित बीमारी से ग्रस्त हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर अति संवेदनशीलता है तथा जिन्हें दिल की धड़कनों के घटने बढ़ने की बीमारी है। परामर्श में कहा गया है कि इस दवा को 15 साल से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को देने की सिफारिश न की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह दवा औपचारिक सहमति के साथ किसी डॉक्टर की निगरानी में दी जाए। क्या ग्रामीण भारत नोवल कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है? आज हमें मालूम है कि कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि बार बार पानी से हाथ धोया जाए। लेकिन ग्रामीण भारत के कितने घरों में चालू घरेलू नल कनेक्शन हैं? फिलहाल 17,86,71,105 परिवारों में से 77% घरेलू कनेक्शन मिलने के इंतजार में हैं। निश्चित रूप में यह पर्याप्त नहीं है। महामारी ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिसमें सभी जिले ग्रामीण हैं। जहां तक कोविड-19 मरीजों की संख्या का सवाल है, इस समय दिल्ली भारत में सबसे ज़्यादा मरीजों वाला चौथा राज्य है, लेकिन यहाँ ग्रामीण जिले नहीं हैं। कोविड वायरस से खुद को बचाने के लिए ग्रामीण कम से कम अपने हाथ तो धो ही सकते हैं। ऊपर वर्णित राज्यों में गुजरात को छोड़कर बाकी में घरेलू नल कनेक्शन 50% से भी कम हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की वेबसाइट पर 20 मई 2020 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसी पश्चिमी राज्य में 80% से अधिक घरेलू नल कनेक्शन हैं। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या 6,667 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 147 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,31,868 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। 54,441 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 1577, गुजरात में 829, मध्य प्रदेश में 281, पश्चिम बंगाल में 269, राजस्थान में 160, दिल्ली में 231, उत्तर प्रदेश में 155, आंध्र प्रदेश में 56, तमिलनाडु में 130, तेलंगाना में 49, कर्नाटक में 42, पंजाब में 39, जम्मू कश्मीर 21, हरियाणा में 16, बिहार में 11, केरल में 4, झारखंड 4, उड़ीसा में 7, चंडीगढ़ में 3 और हिमाचल प्रदेश में 3, असम में 4 और मेघालय में 1 मौत हुई है। कोरोना संकट के चलते सिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने ईद में लोगों से घर पर रहकर नमाज पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लॉकडाउन का पालन भी किया जाना चाहिए। मौलाना कल्बे जव्वाद ने
अपने जारी एक वीडियो में कहा कि ईद के लिए हमेशा से ही नियम रहा है कि पहले गरीबों की मदद करें, फिर खुद ईद मनाएं। अच्छे अच्छे पकवान खाने से अच्छा है कि इस महामारी के दौर में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा, ईद की नमाज लंबी होती है, इसमें खुतबा सूरह पढ़ी जाती है, यह आम आवाज़ में मुश्किल है। हम तो अपने घर में के पास ही इमाम बाड़े पर 11 बजे नमाज पढ़ेंगे। लोग जमात के बजाय अकेले में ही नमाज पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईद की नमाज बिना जमात के आम आदमी के लिए मुश्किल होती है, मगर वक्त का यही तकाजा है। शिया धर्मगुरु ने कहा कि खरीदारी करने निकलें तो भी लॉकडाउन की पाबंदी के साथ निकलें। इसके अलावा नमाज भी अदा करें तो भी कायदे का पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि लोग घरों में से लाइव प्रसारण के जरिए फुरादा की नीयत से नमाज अदा कर सकते हैं। लाइव के जरिए अकेले ही नियत के लोग जमात अदा कर सकते हैं। मजलिसे उलमा ए हिंद की वेबसाइट पर लाइव दिखाई जाएगी, नमाज और खुतबा दिखाया जाएगा। इससे देखकर नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें भी पूरा सवाब मिलेगा। कोरोना व लॉकडाउन के बीच आ रहे ईद उल फितर को लेकर दारुल उलूम व जमीयत समेत दीगर उलमा के मुसलमानों ने से ईद सादगी से मनाने की और शरई शर्तों पर शासन प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का ध्यान में रखकर नमाज अदा करने की अपील की गई है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोनानी ने कहा कि ईद का त्यौहार सादगी से मनाया जाए, बाजारों में खरीदारी के लिए न जाएं, बल्कि इन पैसों से गरीबों की मदद करें। साबहार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।